नमस्कार दोस्तों, स्टडी विद आलोक व्यास सर पेपरिया वाले चैनल में आप सबका स्वागत है। आज मैं यहाँ यूपीएससी, आईएएस, आईपीएस के सिविल सर्विसेज एग्ज़ाम्स के मेंस के जीएस 1 अर्थात जर्नल स्टडी पेपर 1 की फर्स्ट टॉपिक के, जिसे हम फिजिकल ज्योग्राफी या भौतिक भूगोल कहते हैं, से संबंधित अभी तक की प्रीवियस ईयर में आए क्वेश्चनों की एक सीरीज स्टार्ट कर रहा हूँ, जो हमें यूपीएससी सिविल सर्विसेज एग्ज़ाम मेंस 2024 की तैयारी में बहुत ज़्यादा हेल्पफुल होगी। ये क्यों हेल्पफुल होगी, ये मैं आपको बताना चाहूँगा। क्योंकि सभी कोचिंग्स में जो स्टूडेंट पढ़ते हैं, सबसे बड़ी प्रॉब्लम उन सबके सामने एक ये होती है कि हमने सिलेबस तो कंप्लीट करके रखा है, हमें पता है कि कहाँ किससे क्या आ रहा है, लेकिन उस आंसर फ्रेमिंग कैसे करें, एक क्वेश्चन जो आ रहा है उसको डिकोड कैसे करें, जो क्वेश्चन आ रहा है उसकी फ्रेमिंग कैसे करें, कंक्लूजन कैसे लिखें। इस चीज़ से बहुत सारे जो स्टूडेंट होते हैं परेशान होते हैं। तो ये मेरा एक छोटा सा प्रयास है उन स्टूडेंटों की मदद के लिए। यदि आपको ठीक लगे तो प्लीज़ इसे और भी लोगों को, ज़रूरतमंद लोगों को बताएं, जो बहुत ज़्यादा फीस एफर्ड नहीं कर पाते हैं बड़े इंस्टीट्यूट की, लेकिन जो अपने मन में कहीं ना कहीं सिविल सर्विसेज की प्रिपरेशन का सपना संजोए हुए हैं। ऐसे बच्चों को प्लीज़ आप, ये मेरा चैनल है, उन तक पहुंचाएं। हर तरीके से निःशुल्क है और उन लोगों की मैं मदद करना चाहता हूं, ऐसे एस्पिरेंट की मदद करना चाहता हूं जो यूपीएससी की प्रिपरेशन कर रहे हैं। और जहां तक हो सकेगा मैं हर चीज़ इस चैनल पे उन्हें निःशुल्क फ्री अवेलेबल भी करवाऊंगा। थैंक यू। तो ये जो हमारी सीरीज हो रही है, ये यूपीएससी 2024 मेंस के एग्ज़ाम को लेके हो रही है। इसमें मैं जर्नल स्टडी पेपर 1 की ज्योग्राफी की क्वेश्चंस के साथ साथ स्पेशल प्री ओरिएंटेड मटेरियल और की पॉइंट्स भी बताऊंगा ग्राफिक्स के साथ। अभी ये फर्स्ट है, इसमें हम जो लास्ट ईयर क्वेश्चन आए हैं ज्योग्राफी के मेंस के, उनसे स्टार्ट करते हुए हम धीरे धीरे पीछे की क्वेश्चंस को हल करेंगे। यहाँ मैं उसी को बता रहा हूँ। चलिए टाइम बर्बाद ना करते हुए स्टार्ट करते हैं। यहाँ हम यूपीएससी मेंस आंसर राइटिंग की महत्वपूर्ण विशेषताएं जानेंगे। उन महत्वपूर्ण विशेषताओं में क्या रहेगा, तो प्रश्न को पहले इनकोड करना कि प्रश्न में क्या पूछा गया है, ये समझें। उसके पश्चात शब्द सीमा में हम किस प्रकार उत्तर लिखेंगे, तो उस शब्द सीमा के अंतर्गत हम हमारे आंसर को कितना आकर्षक बना सकते हैं उसका प्रयास करेंगे। हम जब आंसर लिखेंगे तो हम किसी भी प्रकार के जो उपयुक्त शब्द हैं उन्हीं का प्रयोग करें, अनुपयुक्त शब्दों का प्रयोग ना करें। इसके लिए हम किस प्रकार हमारा एक क्वेश्चन के आंसर को प्रभावशाली बनाएंगे, उसमें किन शब्दों को हम समाहित कर सकते हैं, इस चीज़ का हम देखेंगे। इसके अतिरिक्त सबसे बड़ी प्रॉब्लम जो आती है या सबसे बड़ी समस्या मैंने देखी है स्टूडेंट्स के साथ, कि निष्कर्ष कैसे लिखें। तो उस निष्कर्ष को कैसा लिखा जाए, इसको भी हम यहाँ पे हल करेंगे। और इसके लिए मैं और अलग से कुछ रिसोर्स यूज़ नहीं कर रहा हूँ। जो यूपीएससी, यूनियन पब्लिक सर्विस कमीशन की जो साइट होती है, उस पर स्पेसिमेन बुकलेट डली हुई होती हैं, जिनको कई स्टूडेंट देखते नहीं हैं। तो कृपया इन बुकलेट्स को देखें। इनमें आपको पूरी आंसर राइटिंग का एक प्रोफार्मा मिलेगा, एक फॉर्मेट मिलेगा कि आपको कैसी करनी है। यहाँ मैं आपकी जानकारी को बताता हूँ। ये सामने मेरे जो बुकलेट है, ये अथेंटिक बुकलेट है, और इसमें जो लेफ्ट साइड में आपको हाशिया दिख रहा है, यहाँ आप देख सकते हैं, इसमें लिखा हुआ है कि, मैं टिक कर देता हूँ, ये देखिए। तो इसमें लिखा हुआ है इस हाशिए में केवल प्रश्न संख्या लिखें। तो आपको इस वाले सेक्टर में केवल क्वेश्चंस ही लिखने हैं। इसके पश्चात ये राइट हैंड साइड में जो आपको हाशिया दिख रहा है, इस हाशिए में केवल आपकी मार्किंग होगी, जिसे आपको टच नहीं करना है। आपको इन दोनों ही लाइंस के बीच में ही अपना आंसर लिखना है, विद ग्राफिक, विद यूनिक आपकी फीचर्स। तो ये सब आप वहाँ पे यूज़ कर सकते हो, लेकिन इसके अलावा इसमें क्वेश्चंस के नंबर के अलावा आपको कुछ नहीं लिखना है, और इस हाशिए को आपको बिल्कुल भी टच नहीं करना है। तो ये आपको थोड़ा सा ध्यान में रखना होगा, ठीक है। तो यहाँ पे हम स्टार्ट करते हैं टाइम ना गवाते हुए, इसलिए मैंने इन बुकलेट्स का यूज़ करा है। आप देखें, इसमें सबसे ऊपर लिखा हुआ है बुकलेट्स में कि कैंडिडेट मस्ट एडियर टू द वर्ड लिमिट स्पेसिफाइड इन द क्वेश्चन, एनी पेज और पोर्शन ऑफ द पेज लेफ्ट ब्लैंक मस्ट बी क्लियरली स्टक ऑफ।
तो आपको यहाँ पे वर्ड लिमिट का विशेष ध्यान रखना है। ये खुद आयोग बोल रहा है और आपको इस बात का हमेशा ध्यान रखना पड़ेगा कि आप ज़्यादा उत्साहित होकर बहुत ज़्यादा बड़ा आंसर ना लिख दें या आप बहुत छोटा आंसर भी ना लिख दें। कुल मिला के यहाँ एक बात याद रखनी है, यदि हमें यूपीएससी क्वालिफाई करना है तो सबसे बड़ी चुनौती होगी कि हर आंसर को, हर क्वेश्चन को आप अटेम्प्ट करें। यहाँ सबसे बड़ी ये प्रॉब्लम होती है कि बच्चों को टाइम कम पड़ जाता है, उनकी राइटिंग स्किल नहीं रह पाती उतनी अच्छी, जिसके कारण वो पूरे क्वेश्चन अटेम्प्ट नहीं कर पाते, भले ही उनसे बनते भी हैं। तो यहाँ सबसे बड़ी हमारी चुनौती यही है कि हमें पूरे क्वेश्चंस को किसी भी हाल में अटेम्प्ट करना है। चलिए समझते हैं अब आगे। यहाँ मैंने एक क्वेश्चन रखा है 2021 में यूपीएससी मेंस GS 1 में जो आया है कि भारत को एक उपमहाद्वीप क्यों माना जाता है, विस्तार पूर्वक उत्तर दीजिए। ये 10 अंक का क्वेश्चन था जो 150 शब्दों में लिखना था। सबसे पहले हम लेफ्ट हैंड साइड में इसका क्वेश्चन का क्रमांक लिखेंगे जो मैंने लिखा हुआ है। उसके बाद हम इसकी भूमिका अपने माइंड में ही सेट करेंगे। ये मैंने केवल आपको एक उदाहरण के तौर पे यहाँ लिख के दिया है, लेकिन वहाँ पेपर में आप ऐसा नहीं लिखेंगे, ये आपके माइंड में मैप बनाएंगे आप भूमिका उसकी। भूमिका का मेरा मंदिर है कि मेरा मतलब है यहाँ भूमिका से कि प्रश्न आपसे क्या पूछ रहा है, उसका क्या आशय है, उसे डिकोड कैसे करना है। ये तो हम यहाँ भारत को एक उपमहाद्वीप क्यों माना जाता है, इसका हम यदि डिकोडिंग करें तो ये समझ सकते हैं कि सबसे पहले हमें यहाँ पे उपमहाद्वीप को परिभाषित करें। ये देखना होगा कि उपमहाद्वीप क्या होता है, उसकी परिभाषा देनी होगी। फिर भारत को उपमहाद्वीप क्यों कहा जाता है ये बताना पड़ेगा हमें इंट्रोडक्शन में कि भारतीय उपमहाद्वीप का संक्षिप्त विवरण दें। इसके बाद हमें देखना होगा कि भारतीय उपमहाद्वीप में कौन कौन से देश स्थित हैं, ये हमें ध्यान रखना होगा। तो हम बस यही देखते हुए चलेंगे कि उपमहाद्वीप की परिभाषा, भारतीय उपमहाद्वीप में का संक्षिप्त विवरण और भारतीय उपमहाद्वीप में स्थित देशों का उल्लेख। तो यहाँ आपको ध्यान रखना है। चलिए स्टार्ट करते हैं हम। तो यहाँ भूमिका के पश्चात हमें देखना रहेगा कि जब आप इंट्रोडक्शन लिख लोगे तो फिर दूसरी चीज़ आपकी जो सबसे बड़ी आती है कि मुख्य भाग में आप क्या लिखोगे कि क्या क्वेश्चन पूछ रहा है उस चीज़ कि भारत को उपमहाद्वीप की संज्ञा क्यों दी। तो यहाँ मैंने मुख्य भाग में वही चीज़ों को लिखा है कि भारत को उपमहाद्वीप क्यों कहा जाता है, इसके कारणों का विवरण देना है हमें। इसमें सबसे पहले हम भौतिक विस्तार बताएंगे जिसके कारण भारत को उपमहाद्वीप की संज्ञा दी है। दूसरा, भौतिक विविधता बताएंगे भारत की, जिसके कारण भी भारत को उपमहाद्वीप की संज्ञा दी गई है। इसके पश्चात हम जैविक विविधता बताएंगे जिसके कारण भी भारत को उपमहाद्वीप की संज्ञा दी जाती है। और सबसे बड़ी चीज़ सांस्कृतिक विविधता, जो एक महाद्वीप में पाई जाने वाली विविधता हमारे इस देश में पाई जाती है, जो इसे एक उपमहाद्वीप की संज्ञा देता है। इसके पश्चात हम निष्कर्ष लिखेंगे। तो निष्कर्ष में स्टूडेंट्स को ध्यान देना रहता है कि इस क्षेत्र का महत्व बताते हुए निष्कर्ष लिखिए और कुछ उपयुक्त उदाहरणों का उपयोग किया जा सकता है। तो हमें देखना है कि हमने ऊपर जो लिखा है उसका एक हम सकारात्मक व्यू लिखें और कुछ उदाहरण देके समझाएं, तो वो हमारा पूरा निष्कर्ष हो जाता है। चलिए अब स्टार्ट करते हैं हम इसे। भूमिका में देखें, महाद्वीप की तुलना में उपमहाद्वीप भौगोलिक आकार में छोटा होता है। बिल्कुल सही है, भौगोलिक विशेषताओं में अलग होता है ये एक महाद्वीप से। बिल्कुल, विभिन्न संस्कृतियों, भाषा और परंपराओं वाले विभिन्न राष्ट्रों द्वारा राजनीतिक रूप से शासित होता है ये। बिल्कुल, जिनमें से सभी को एक साथ उपमहाद्वीप के रूप में पहचाना जाता है। भारतीय उपमहाद्वीप दक्षिण एशिया का एक भौगोलिक क्षेत्र है। यह भारतीय प्लेट पर स्थित है। इसका प्रसार हिमालय से सुदूर हिंद महासागर दक्षिण तक है। इसमें भारत, बांग्लादेश, भूटान, नेपाल और पाकिस्तान जैसे कई अन्य देश भी समाहित हैं, जो जलीय सीमा और स्थलीय सीमाओं से घिरे हुए हैं। तो ये एक हमारी भूमिका होती है जिसे आप लिख सकते हैं। तो ये होगी भूमिका। नेक्स्ट आगे देखते हैं हम। मुख्य भाग देखें इसका। तो मुख्य भाग में आप देखेंगे कि ऊंचे हिमालयी पहाड़ों के रूप में गठित उपमहाद्वीप ने पहुंच के मामले में इस क्षेत्र को शेष एशिया से अलग कर दिया है। बिल्कुल, हम देखते हैं कि हमारा जो हिमालय है
ये पूरे दक्षिण एशिया से या एशिया से हमें अलग करता है। ये हमारी एक प्राकृतिक रक्षक भी है जो चीन से हमें बचाता है। इसके अलावा ये इकोलॉजी के लेवल से हमारे लिए बहुत आवश्यक है। तो हम ये बोल सकते हैं कि ऊंचे हिमालयी पहाड़ों के रूप में गठित उपमहाद्वीप ने पहुंच के मामले में इस क्षेत्र को शेष एशिया से अलग कर दिया है। भारत को एक उपमहाद्वीप के रूप में संदर्भित करते समय हम निम्नलिखित तर्कों पर विचार कर सकते हैं। अब यहाँ हम वो तर्क देंगे जो मैंने आपको आगे बताए हुए थे, तो उनकी डिटेल हम यहाँ पे प्रयोग कर सकते हैं। जैसे जिसमें देखें भौगोलिक विस्तार सबसे महत्वपूर्ण है। आगे अभी मैप में भी मैं आपको समझाऊंगा। उपमहाद्वीप का अक्षांशीय और देशांतरी विस्तार 30 डिग्री से अधिक तक फैला हुआ है। बिल्कुल, हमारे उपमहाद्वीप का जो अक्षांशीय विस्तार है तो वो 30 डिग्री से अधिक फैला हुआ है। इसके अलावा यह उत्तर दक्षिण दिशा में 3200 किलोमीटर से अधिक लंबाई में विस्तृत है और लगभग ये पूर्व से पश्चिम 2900 किलोमीटर तक विस्तृत है। भूमि के यह एक बहुत विशाल क्षेत्र को कवर करता है। इसके अलावा हम देखें तो भारत के पश्चिम में अरब सागर है, पूर्व में बंगाल की खाड़ी है और दक्षिण में हिंद महासागर से यह घिरा हुआ है। उत्तर में इसके हम देखते हैं तो विशाल हिमालय की पर्वत श्रृंखलाएं हैं। यदि उत्तर पश्चिम में देखते हैं तो थार मरुस्थल और रेगिस्तान फैला हुआ है। तो हमें कई सारी भौगोलिक विस्तार और विविधताएं हमें यहाँ देखने को मिलती हैं जो इसे एक पूर्ण रूप से उपमहाद्वीप की परिभाषा के रूप में परिभाषित करती हैं या इसे उपमहाद्वीप के रूप में एक पहचान प्रदान करती हैं। इसके लिए मैं आपको बताना चाहूँगा कि इसके मैप का भी हम प्रयोग कर सकते हैं स्टडी के लिए। आप देखें तो ये देखें भारत का जो अक्षांशीय विस्तार है ये 8.48 अंश 4 मिनट से लेके 37 अंश 6 मिनट तक दिया हुआ है। आपका ये वाला भाग जो लगभग 3214 किलोमीटर का है। ये मैंने जो मैप यूज़ किया है ये NCERT का यूज़ किया है, एथेंटिक है। आप इसका यूज़ कर सकते हो पढ़ने के लिए। इसके अलावा पूर्व से पश्चिम तक यदि हम देखें तो इसका विस्तार आप देखें 97 अंश 25 मिनट से 68 अंश 7 या 68 अंश 7 डिग्री से यह आपको यहाँ देखें 68 अंश 7 डिग्री से 97 अंश 25 मिनट तक इसका विस्तार है। इसकी कुल जो आप देखेंगे लंबाई तो 2933 किलोमीटर है। तो यहाँ पे हम देखते हैं कि एक बहुत बड़ा भूभाग है जो हमें उपमहाद्वीप की परिभाषा प्रदान करता है। इसके अलावा आप देखेंगे तो आपके भारत के या हमारे देखें भारत के पश्चिम में अरब सागर स्थित है, पूर्व में बंगाल की खाड़ी है, दक्षिण में हिंद महासागर फैला हुआ है। इसके अलावा ऊपर आप देखें तो उत्तर पश्चिम में हिमालय की पहाड़ियाँ स्थित हैं। इसके अलावा विशाल थार मरुस्थल और कच्छ का रण हमारे उत्तर पश्चिम में स्थित है जो संपूर्ण रूप से हमें एक उपमहाद्वीप के रूप में पहचान प्रदान करता है। तो इस प्रकार आप एक मैप का प्रयोग करके पूरा बता सकते हैं हमारा भौगोलिक विस्तार जो हमें उपमहाद्वीप के रूप में पहचान प्रदान करता है। इसके अलावा आप और भी फैक्ट हैं जो इस क्वेश्चन के आंसर में प्रयोग कर सकते हैं जो हम देखते हैं आगे। यहाँ देखें आप भौतिक विविधता, तो भारत के आकार ने इसे एक महान भौतिक विविधता प्रदान की है। बिल्कुल, उत्तर में पहाड़ों की उपस्थिति, बिल्कुल जिसे हम हिमालय कह रहे हैं, महान हिमालय, इससे निकलने वाली प्रमुख सदाबहार 12मासी नदियाँ जिन्हें हमारी पवित्र गंगा, ब्रह्मपुत्र है। इसके अलावा प्रायद्वीपीय भारत से निकलने वाली सदाबहारी नदियाँ जिसमें आपकी कृष्णा, गोदावरी, कावेरी जैसी बड़ी नदियाँ भी स्थित हैं। उत्तर पूर्व में हरी भरी वनाच्छादित पहाड़ियाँ स्थित हैं और दक्षिण भारत में हमें पश्चिमी घाट और पूर्वी घाट देखने को मिलता है। इसके अलावा उत्तर पश्चिम में रेगिस्तानी क्षेत्र जिसमें थार मरुस्थल इसे एक अलग पहचान प्रदान करता है। इसके अलावा उत्तर में हिमालय, उत्तर पश्चिम में हिंदुकुश पर्वत अफगानिस्तान क्षेत्र में, सुलेमान पर्वतमाला, उत्तर पूर्व में पूर्वांचल की पहाड़ियाँ स्थित हैं। दक्षिण में हिंद महासागर का विस्तार है जो एक महान भौगोलिक इकाई इसे बनाता है और उसे भारतीय उपमहाद्वीप के रूप में पहचान भी प्रदान करता है। इसे हम एक मैप के माध्यम से भी देख सकते हैं। तो आप यहाँ देखें भारत का हम जो भौतिक विभाजन पढ़ते हैं उसी को हमें यहाँ समाहित करना है। तो आप यहाँ देखेंगे कि भारत का भौतिक विभाजन या भौतिक विविधता हमें जिसे कहते हैं जो हमें उपमहाद्वीप की संज्ञा दे रही है। तो ये देखें उत्तर में हिमालय पर्वत है,
उसके पश्चात उत्तर के महान मैदान हैं। उसके बाद प्रायद्वीपीय पठार है जो हम बोलते हैं कि आर्कनिक युग का है, जो अफ्रीका प्लेट से टूटा हुआ है। इसके अलावा पूर्वी घाट, पश्चिमी घाट, अरब सागर, बंगाल की खाड़ी, हमारे लक्षद्वीप और अंडमान निकोबार द्वीप समूह, थार मरुस्थल हमें एक विशेष उपमहाद्वीप की संज्ञा प्रदान करते हैं। इसी के साथ सदाबहार नदियां भी, जो जैव विविधता को और विकसित करती जा रही हैं। आगे देखें, सांस्कृतिक विविधता, ये एक महत्वपूर्ण टॉपिक है जिसे आप उपमहाद्वीप की संख्या से जोड़ सकते हैं। भले ये ज्योग्राफी है लेकिन सांस्कृतिक विविधता को हम लिखेंगे, क्योंकि हमारे देश में कई सारे देशों की सांस्कृतिक विविधता, अलग अलग क्षेत्रों की सांस्कृतिक विशेषता एक इसे विशिष्ट पहचान प्रदान करती है, जो एक किसी महाद्वीप के, किसी अन्य महाद्वीप के एक देश में उपस्थित नहीं होती। तो एक सबसे बड़ी पहचान है कि हमारे देश में कई सारे क्षेत्र हैं जहाँ की जलवायु, खान पान बहुत भिन्न है एक दूसरे से, जो इसे एक महाद्वीपीय पहचान प्रदान करती है। तो यहाँ देखें, कुछ दरों के मौजूद होने के बावजूद हिमालय को पार करना बहुत मुश्किल था। इसने भारतीय उपमहाद्वीप की एक विशिष्ट क्षेत्रीय पहचान के विकास में योगदान दिया है। इसके परिणाम स्वरूप भाषा, भोजन, वस्त्र, मान्यताओं में विविधता आई, जो इसे एक समृद्ध विरासत प्रदान करती है। भोजन की आदतों में देखें तो तटीय भारत में मछली एक प्रसिद्ध व्यंजन होने के साथ साथ भारतीयों की भोजन की आदतें भी भिन्न भिन्न होती हैं। जैसे दक्षिण भारत में चावल और उत्तर भारत में गेहूं एक मुख्य खाद्यान्न है। भाषा की विविधता देखें तो भारत के उत्तर भारत के जो अधिकांश राज्य हैं वे हिंदी भाषी हैं, वहीं दक्षिण भारत के हम राज्य देखते हैं तो वे द्रविड़ भाषी हैं, जिनमें भाषा का बहुत बड़ा अंतर हमें देखने को मिलता है, जो भी हमारी एक विविधता है और सांस्कृतिक विविधता को पहचान दिलाता है। यहाँ देखें तो भारत की जनगणना के अनुसार 2011 के अनुसार भारत में कुल 121 भाषाएं हैं और 270 मातृभाषाएं और बोलियां हैं। धर्म, इसके अलावा हम कई सारे धर्मों का देश है, क्योंकि भारत हमारा धर्मनिरपेक्ष देश है जो किसी एक धर्म को ही नहीं मानता। तो ये भी एक उपमहाद्वीप के लिए विशेषता का कार्य करता है कि इस महाद्वीप में बौद्ध, जैन, हिंदू जैसे कई धर्मों का उद्भव हुआ है। आगे हम देखते हैं तो आप देखें यहाँ सांस्कृतिक विविधता, मैंने थोड़ी से एक ग्राफ डाला हुआ है कि आप अलग अलग पहनावे देख सकते हैं, अलग अलग खान पान के, अलग रीति रिवाज की स्थिति हैं, जो हमारी एक अनेकता में एकता और विविधता को प्रदर्शित करते हैं। आगे देखें, जैव विविधता, जो हमें एक उपमहाद्वीप की पहचान प्रदान करने में बहुत बड़ी सहायक सिद्ध होती है। जैव विविधता, बायोडाइवर्सिटी, तो भारतीय उपमहाद्वीप दुनिया की मान्यता प्राप्त मेगा विविध क्षेत्रों में से एक है, जो दुनिया के लगभग 7 से 8% दर्ज प्रजातियों को आश्रय देता है। विश्व स्तर पर चिन्हित 34 जैव विविधता हॉट स्पॉट, जिनमें हिमालय, इंडो बर्मा, पश्चिमी घाट, श्रीलंका, सुंडालैंड में से 4 का प्रतिनिधित्व जो है भारत करता है। भारत जैविक संसाधनों से जुड़े पारंपरिक ज्ञान का भी विशाल भंडार है। भारत में वनों की भी कई सारी विविधताएं पाई जाती हैं। हमारे यहाँ उष्णकटिबंधीय वनों से लेकर टुंडा वनस्पति जो सुदूर ऊंचे हिमालयी क्षेत्रों में पाई जाती है बिल्कुल अल्पाइन वन भी हैं हमारे पास। तो वनों की भी हमारे पास विविधता है। इन सभी विविधताओं के बावजूद विभिन्न धर्मों, संस्कृति, अलग अलग रहन सहन करने वाले लोग यहाँ एक साथ रहते हैं। ये हमारी एक सबसे बड़ी विशेषता हो जाती है। तो आगे देखते हैं इसके अलावा, तो यहाँ आप देखें बायोडाइवर्सिटी, आप देख सकते हैं कि लोग किस प्रकार, यहाँ मैंने बताने की कोशिश की है। ये देखें, प्लांट्स है, फूड क्रॉप्स हैं, इंटरक्रॉपिंग है, ट्रीज है, किचन क्रॉप्स हैं, यहाँ पे एनिमल्स बने हुए हैं, बर्ड्स बने हुए हैं। ये एक प्रकार से हमें डाइवर्सिटी बता रहे हैं, किचन क्रॉप्स हैं। तो हम समझ सकते हैं कि भारत में किस प्रकार की बायोडाइवर्सिटी यहाँ पे विद्यमान है। इसके अलावा देखें तो निष्कर्ष हम देखते हैं इस पूरे क्वेश्चन का। तो हमने यहाँ जो पूरा विवरण दिया उसी को हमें निष्कर्ष के रूप में लेना है। देखें, इस प्रकार उपमहाद्वीप की विशिष्टता को देखते हुए भूगोल वेदता डेडले स्टैम्प ने कहा है, दुनिया का शायद ही कोई भूमि या हिस्सा भारतीय उपमहाद्वीप की तुलना में एक भूभाग या क्षेत्र के रूप में प्रकृति द्वारा इतना बेहतर रूप से चिन्हित है। मतलब ये जो भूगोल वेदता है डेडले स्टैम्प ये बोल रहे हैं
कि दुनिया में शायद ही कोई ऐसा हिस्सा होगा, कोई भूमि या क्षेत्र होगा जिसे प्रकृति के द्वारा इतना उन्नत और बेहतर बनाया गया होगा, इतनी विविधताएं प्रकृति के द्वारा उसे प्रदान की गई होंगी। तो ये एक प्रकार से वो उनका कहना ये है कि किसी एक क्षेत्र को, किसी एक देश को इतनी विविधताएं, इतनी विशिष्टताएं भौतिक दृष्टि से, सांस्कृतिक दृष्टि से नहीं प्राप्त होती जो भारत को प्राप्त हुई हैं, जो इसे एक देश या क्षेत्र होते हुए भी उपमहाद्वीप की पहचान प्रदान करती हैं। जो किसी बड़े महाद्वीप में ही पाई जाती हैं, वो इस भारतीय भूभाग में समाहित हैं वे विशेषताएं, जिनके आधार पर हम कह सकते हैं कि भारत एक उपमहाद्वीप है। तो ये एक आपका आंसर हो जाता है यहाँ, तो हमें याद रखना है। तो आज की ये सीरीज़ आपको अच्छी लगी हो तो प्लीज़ लाइक करें, कमेंट करें। आगे मैं इसी प्रकार की और भी सीरीज़ आपको लेके आते रहूँगा, और भी क्वेश्चंस आपको मैं मेंस के कराते रहूँगा। रोज़ एक क्वेश्चन करने की, 1 या 2 क्वेश्चन करने का हम प्रयास करेंगे। धन्यवाद।